हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 19th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो अभी मैं आपको एक जनरल में बता रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में। तो वी शुड डिस्कस कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कहाँ यूज़ होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा देखिएगा। क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की एप्लीकेशंस कहाँ है, ये आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। तो थोड़ा सा देखिए कि एक तो ऑक्सीजन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ है। एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं वायल्स, और ग्लास इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये हमें पढ़ लेना जरूरी हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि 2009 के प्रीलिम्स में एक बारी जब जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 2009 के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि तीन हमें कंपनीज दे दी थी और पूछा था कि कौन कौन सी इसमें से जो ऑक्शंस करती हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे कई बहुत फेमस होती हैं। तो इसलिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, 7,000 टन बनाने की मेडिकल ऑक्सीजन। मेजर मैन्युफैक्चरर्स याद रहे तो रखना, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट लिख लेना ताकि आप एक बारी लिख लेंगे, थ्रू होते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कौन कौन सी हमने पढ़ी थी। इनॉक्स, लिंडे, गोयल, नेशनल, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। इसको आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, बट 7,000 टन की हमारी कैपेसिटी है, ये थोड़ा लिख लीजिएगा। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स, और ये सारा प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये प्रोसेस क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं। याद रखिएगा, विद 99.5% प्योरिटी लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं। उनको क्रायोजेनिक टैंकर्स में रखा जाता है या जंबो टैंकर्स में रखा जाता है जो क्रायोजेनिक होते हैं एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, रीगैसिफिकेशन करते हैं। रीगैसिफिकेशन का मतलब हुआ रीगैस, उसको दोबारा गैसियस फॉर्म में बनाना। तो उस ऑक्सीजन को गैसेस फॉर्म में भराते हैं और उनको भी जंबो सिलेंडर्स या नॉर्मल ड्यूरेबल सिलेंडर्स में भरा जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल्स या स्मॉलर सप्लायर्स के पास जाता है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर्स की कमी है। उस वजह से, और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशंस बढ़ गई हैं उस वजह से भी जो ऑक्सीजन है वो महंगी हो जा रही है। मेडिकल ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम लोग, ड्यू टू वी हैव शॉर्टेज ऑफ क्रायोजेनिक टैंकर्स। ये याद रखिएगा कि जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करी जाए। उस वजह से अभी हमने देखा होगा कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी निकाली, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन द न्यूज़पेपर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, अगर इससे इसमें आएगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना मैंने बताया। दूसरा, पेज वन पे हमने देखा है कि मनमोहन सिंह ने कुछ सजेशंस दी हैं। देखिए वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा देख सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। बट हमें अगर एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को बता रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो उन्होंने कंपल्सरी लाइसेंसिंग का बताया है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर सपोज आपने कोई दवाई बनाई है और उस पर आपने पेटेंट ले लिया है कि यार मेरी एक नई चीज़ आप बनाई है तो मैं पेटेंट ले लेता हूँ, और उसके बाद आपके अलावा वो कोई नहीं बना सकता फॉर सर्टेन टाइम। बट कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जब ऐसी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, कुछ भी आने को सिचुएशन ऐसी आती है, प्री डिफाइंड नहीं है कि इसको किसको दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, क्या सिचुएशन में दिया जाएगा। इसमें फिर गवर्नमेंट क्या करती है, थर्ड पार्टीज को, अदर देन पेटेंट होल्डर्स, उनको थर्ड पार्टीज को लाइसेंस इशू कर देती है कि तुम भी मार्केट करो और बनाओ पेटेंटेड प्रोडक्ट। और विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर होता है। याद रखिएगा, अगर आपने पेटेंट ले रखा है तो आपकी कंसेंट के बिना भी गवर्नमेंट कर सकती है ये। कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है वो किस एक्ट में आती है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ट्रिप्स की बात करें, जो ट्रेड डब्ल्यूटीओ का है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उन्होंने स्पेसिफिकली कोई लिस्ट नहीं की है रीजंस जो जस्टिफाई कर सकें कंपल्सरी लाइसेंसिंग को। बट जब दोहा डिक्लेरेशन हुई थी ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ पे, उन्होंने कहा था कि कंट्रीज आर फ्री टू डिटरमिन द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंसेस। तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि कब कंपल्सरी लाइसेंस इशू होगा। अगर आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, और ऐसे घुमा फिरा के जरूर दे सकते हैं वो कि इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में, याद रखिएगा कोई भी सिचुएशन जो गवर्नमेंट को सूट करती है, गवर्नमेंट को फिट करती है, वो फ्री है उसको चूज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे देखते हैं। उसके बाद बीच में पेपर्स में ऐसा कुछ नहीं था। एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल में अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और उसकी क्या पावर्स हैं। तो आप सीधा सीधा जो डेफिनेशन आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे वो ही पूरा आर्टिकल डाल के, उसकी पावर्स डाल के डाल सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हेल्ड किया था कि आर्टिकल 324 कंटेन करता है प्लेनरी पावर्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और इसलिए उन्होंने एईसीआई को पूरी पावर्स दे रखी है टू अचीव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट।
इससे अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन को लेके कुछ घुमा-फिरा के क्वेश्चन्स आते हैं कि उसके साथ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं या क्या वो फेयर है या नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट कभी नहीं पूछते, पहले पूछा करते थे 2013-14 से पहले। आजकल क्या है वो पूछते हैं जो करंट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो आपने पहले अगर इसको अटेम्प्ट करना होगा तो पहले इलेक्शन कमीशन की डेफिनिशन लिखना, उसकी पावर्स लिखना। अब इश्यूज़ क्या हैं? एक तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिशियल्स, वो इसकी पावर में आता है या नहीं आता कि आप ये देखते होंगे कि एक ऑफिशियल को उठा के इधर भेज दिया, इवन चीफ सेक्रेटरी को भी उठा के कहीं फेंक देते हैं और डीजीपी तक को भी। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स, ये इश्यूज़ हैं और उसमें आप लिखेंगे कि मोहिंदर सिंह गिल केस में इस कोर्ट ने कहा था और बहुत क्लियरली कहा था कि ईसीआई के पास पावर है आर्टिकल 324 में कुछ भी करने की, बट ओनली वेयर जहाँ पे कोई और लॉ एग्जिस्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। समझ रहे हैं आप बात को? कि ईसीआई की एक्ट कर सकती है, पावर है, बट उन्हीं पे कर सकती है जहाँ पे ऑलरेडी कोई लॉ ना हो। और अगर ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स की बात की जाए, वो गवर्न करता है अंडर आर्टिकल 309, तो इसलिए उसको बायपास नहीं कर सकता ईसीआई। और इसलिए जो आर्टिकल्स 324 में इसको एक्सरसाइज कॉन्फर की गई है, उसमें आर्टिकल 309 को वो बायपास नहीं कर सकता है। दूसरा इश्यू जो है ईसीआई के साथ वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। वो ईसीआई जो इंटरवीन करती है। फिर आप एग्जाम्पल दीजिएगा कि रिसेंट डिसीजन ऑफ द ईसीआई जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ केरला के ऊपर लिया है कि उन्होंने जो केरला गवर्नमेंट क्या है किट सप्लाई कर रही थी जिसमें राइस, पल्सेस, कुकिंग ऑयल हुआ करता था। तो स्टेट गवर्नमेंट देखा जाए तो ये 1 साल से कर रही थी जब से ये पैंडेमिक सिचुएशन आई थी। बट ईसीआई ने जो वहाँ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उनकी कंप्लेंट पे ये बंद करा दिया था। तो हम इसमें लिखेंगे कि ये भी गलत था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली जब ये केस चला था सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये देखिए अगर आप लिख सकते हैं तो लिखेगा, मोर देन एवरेज नंबर आपको देगा ये जब केसेस को आप स्पेसिफिक लिखते हैं। तो आप यूपीएससी में आए तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि जिसमें उसमें उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर टीवीज, कंप्यूटर, साइकिल्स अगर आप ये प्रोमिस कर रहे हैं, ये वेलफेयर मेजर्स हैं और इस अकॉर्डेंस में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो ये परमिसिबल है ड्यूरिंग एन इलेक्शन। तो इन चीज़ों को एसीआई को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इश्यूज़ हैं। उसमें तो कंक्लूजन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये कंक्लूजन देना है और उससे पहले वाला जो कंक्लूजन मैंने बताया जब स्ट्रेट आंसर है कि ईसीआई क्या है, तो कंक्लूजन में देना है। उसके बाद अभी कंक्लूजन में ये दे सकते हैं कि देयर इज़ नो डाउट कि ईसीआई जो है थ्रू कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री में तो उन्होंने अपनी प्योरिटी बनाए रखी है, बट नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज़ वेस्टेड विद अनगाइडेड एंड एब्सोल्यूट पावर्स। ये हमें याद रखना होगा सिटीजन्स को भी और ईसीआई को भी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को अनगाइडेड और एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दी गई हैं। फिर आप एक रेफरेंस दीजिएगा कि एसएम फजाल अली जस्टिस जो थे उन्होंने कहा भी था, ये अगर आपको केस ना भी याद रहे तो आप देख लीजिएगा, बट इन 1984 याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन को अगर हमने आर्म कर दिया विद अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी पावर्स, तो वो क्या होगा कि जो इलेक्शन कमीशन को हेड करता है, अगर उस आदमी की किसी तरफ कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हुई, तो वो क्या करेगा, गलत कर देगा और एक पॉलिटिकल हैवॉक पैदा कर देगा। अगर सपोज़ करिए इलेक्शन कमीशन को कोई हेड कर रहा है और वो थोड़ा-सा आरएसएस से वो इंक्लाइंड है, तो बाकी पार्टीज़ की ऐसी-तैसी कर देगा। ठीक है? इसमें बेसिकली ये है। तो इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट पावर्स नहीं दे सकते या आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं दे सकते। उसके बाद एक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट था, याद रखिएगा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हम बहुत सुनते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो एक बात याद रखिएगा ये किसी भी लॉ के अंदर नहीं है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। ये एक कॉन्सेंसस है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट कम्स अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 या कुछ और एक्ट देके पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी एक्ट के अंदर नहीं है, ये कंसेंसस है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, इसको लीगल बैकिंग नहीं दी गई है। पार्लियामेंट की कमेटी थी, उसने रेकमेंड भी किया था कि इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 1951 का पार्ट बना देते हैं, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये करेंगे तो हर आदमी कोर्ट पहुंच जाएगा कोई छोटी-छोटी बातों को लेके और इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है किसी भी लॉ का हिस्सा नहीं है। उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड के ऊपर पूरा था, उसमें हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमें बस बेसिक्स देखने होंगे क्या है। एक तो ये 2003 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है ये। और किस एक्ट के अंडर बना था, तो ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 और जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, इसके अंडर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड बना था 2003 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद याद रखिएगा कि इन 2007 में इसमें क्या किया था कि पेटेंट्स एक एक्ट आई थी हमारी, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2002 में। तो इसके जितने भी और पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट आई थी एक 2005 में, तो जितने भी पेटेंट्स को लेके इशू हुआ करते थे वो हाई कोर्ट जाया करते थे।
2007 में क्या किया था कि इसको ही पावर दे दी गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को, और जितने भी केसेस चल रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे वेरियस हाई कोर्ट्स में, उनको सारे को ट्रांसफर कर दिया गया था आईपीएबी में। तो याद रखिएगा, और जो फ्रेश एप्लीकेशंस भी थी वो भी अब पेटेंट एक्ट की, वो भी अब आईपीएबी में जाएगी। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के अंडर, तो ये किस एक्ट में बना था, ट्रेडमार्क्स एक्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, किस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास आ सकता है, तो ये आ सकता है कि पेटेंट्स भी इसी के अंडर आते हैं या पेटेंट्स का भी मैटर इसी के अंडर आता है। दूसरा याद रखिएगा क्या था कि कॉपीराइट्स एक्ट भी इसके अंडर आता है, 2017 में ट्रांसफर कर दिया गया था। और प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन जो है, प्लांट्स को लेके भी अगर कोई पॉइंट आए कि प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी इसको पावर दे दी गई थी। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में क्या क्या आता है, आईपी के मैटर्स तो आते हैं, पेटेंट्स के भी मैटर आते हैं, कॉपीराइट्स के मैटर आते हैं, और प्लांट वेराइटीज के भी मैटर अब इसके अंडर आते हैं। चौथा अगर आपसे पूछा जा सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं। ये चेन्नई में हेडक्वार्टर है इसका, कई जगह बेंचेस हैं इसके। हर बेंच में आईपीएबी की याद रखिएगा एक जुडिशियल मेंबर जरूर होता है और एक टेक्निकल मेंबर जरूर होता है। क्वालिफिकेशन कैसी होती है फॉर अपॉइंटमेंट, वो सबका सब मेंशन्ड है ट्रेडमार्क्स एक्ट में और पेटेंट्स एक्ट में। याद रखिएगा ट्रेडमार्क एक्ट में और पेटेंट्स एक्ट में, नॉट इन जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था थोड़ा सा ना, वो मॉनसून्स के बारे में देखा था। देखिए हर बार मॉनसून्स का प्रोडिक्शन होता है, हर बार मॉनसून का सर्वे होता है, तो ये नहीं है कि हर बार क्वेश्चन आएगा। बस थोड़ी सी हमें टर्म्स देखनी होती है जो इंपॉर्टेंट बन जाती है पेपर के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप नोट्स को बेफालतू में बल्कि करें। एक तो लॉन्ग पीरियड एवरेज समझेगा, ये एवरेज होता है मॉनसून रेनफॉल का फ्रॉम 1961 टू 2010 की एक एवरेज निकाली गई है कि कितनी रेनफॉल हो तो उसको हम एवरेज मानेंगे, कितनी हो तो ज़्यादा मानेंगे, कितनी हो तो कम मानेंगे। तो 1961 टू 2010 का एक एवरेज लिया गया है। तो ईयर याद रखना होगा 1961 टू 2010। और एबव मतलब नॉर्मल किसको कहते हैं, जब 96% टू 104% होती है ऑफ एलपीए। अगर सपोज एलपीए में उन्होंने कहा 100, 100 mm, अगर सपोज करिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 mm रेनफॉल को इन्होंने एवरेज माना है, तो 96 अगर होगी या 104 होगी तो उसको नॉर्मल कहा जाएगा, और उससे ज़्यादा होगी तो अबव नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। ठीक है। एक मॉनसून कोर जोन के बारे में लिखा हुआ था। मॉनसून कोर जोन क्या है, रिप्रेजेंट क्या करता है, रेनफेड एग्रीकल्चर रीजन। रेनफेड आप समझ ही होंगे, जो रेन से फीड होता है। और मॉनसून कोर जोन बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं मॉनसून पे एंटायर कंट्री के। ठीक है, मॉनसून कोर जोन ये है, 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरा इंडियन ओशन डायपोल के बारे में था। इंडियन ओशन डायपोल क्या है, बेसिकली जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, हमें देखा होगा आपने, राइट में भी इंडियन ओशन है, लेफ्ट में भी इंडियन ओशन है, तब दो साइड्स के इंडियन ओशन के टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वो अपकमिंग मानसून पे अफेक्ट डालते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, इंडियन ओशन के डाइपोल बन गए हैं, दो पोल्स बन गए हैं, एक ज़्यादा एक कम। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से मानसून सीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताता है इंडियन ओशन डाइपोल। आईएमडी कहता है कि जब नेगेटिव आईओडी होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, तो ये वेदर कंडीशन में क्या होता है कि वार्मिंग और मोर रेनफॉल होती है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, और कूलिंग और रेस्ट रेनफॉल होती है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ये थोड़ा सा आप आईओडी नेगेटिव थोड़ा याद रखिएगा। आईओडी इंडियन ओशन डायपोल याद रखिए कि टेम्परेचर डिफरेंस होना ईस्ट और वेस्ट में इंडियन ओशन के, और अगर नेगेटिव है तो ईस्ट में ज़्यादा बारिश होगी, वेस्ट में कम होगी, याद रखेगा। एक एडिटोरियल में क्यूबा के बारे में था कि पहले फिडल था, फिर रॉल था, फिडल लड़ा था बतिस्ता से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत देखने की जरूरत है। उसके बाद हम आते हैं ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स पे। थोड़ा सा ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखा था। बेसिकली कभी भी आप अगर कोई टेंडर इशू होता है किसी कंपनी का, आजकल क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है कि टेंडर निकालती है, तो उसमें एक ग्रीन ऑब्लिगेशन होती है। तो जो भी टेंडर भरेगा उसको भरना पड़ता है उसको, कि क्या वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फिल कर रहा है तो कैसे वो वहाँ की ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करेगा या कैसे वेस्टेज को कंट्रोल करेगा। तो उसमें एक ना ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट भरना होता है आपको। जब आप भर देते हैं तो उस बिहाफ के ऊपर, देखिए आप भर रहे हैं तो सारी कंपनीज भर रही होंगी, तो उस बिहाफ पे देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा वो लेके आ रही है कि जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी या कैसे हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। तो उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट। एक तो वो बाइंडिंग होता है और ये एनफोर्सेबल होता है। इसमें क्या है कि अगर इंग्लिश में देखें तो रेफर टू कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच मैंडेट दैट द कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज कट डाउन ग्रीन हाउस गैस हाउस मिशंस एट डिफरेंट स्टेजेस, ताकि जब डिलीवरी दे गुड्स की तब भी डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ऑपरेशन में, वेस्ट डिस्पोजल में, ये हर जगह उसको ये दिखाना होता है कि मैं कैसे कैसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कट कर रहा हूँ। उसके बाद
बिडिंग स्टेज पे ही याद रखिएगा, इम्प्लीमेंट जो होता है ये बिडिंग स्टेज पे ही हो जाता है। और उसके बाद ये ऑब्लिगेशंस जितनी भी हैं दे आर बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल है। याद रखिएगा, बाइंडिंग भी है ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स और एनफोर्सेबल भी है। अगर सेकंड पॉइंट आपसे प्रीलिम्स में आएगा तो ये आ सकता है कि दे आर नॉट बाइंडिंग और नॉन एनफोर्सेबल। याद रखिएगा, बाइंडिंग भी है, एनफोर्सेबल भी है। पेज 8 पे हमने देखा था एक डिस्क फुटेड बैट के बारे में दिखा हुआ है। तो डिस्क फुटेड बैट कहाँ मिला है ये याद रखिएगा, मेघालय में मिला है। और दूसरा याद रखा हमने, नोंगी खिलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वो भी मेघालय में है। और वैसे डिस्क फुटेड बैट्स कहाँ मिलती हैं कि लोकेलिटी कहाँ है, सदर्न चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पेज 10 पे था एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये ना सोचेगा कि रेलवेज ने अपने ऊपर एक कोई बोझ ले लिया है कि हम ऑक्सीजन भी बनाएंगे, नहीं। एक ट्रेन चलेगी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एक्सप्रेस, डेडिकेटेडली वो सिर्फ ऑक्सीजन ही, मेडिकल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जहाँ बनती हैं, जहाँ कमी पड़ रही है। और उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है, मैं देख रहा हूँ कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी को लेके तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, देखिए हम नो नॉनसेंस न्यूज़ मैं लेके आता हूँ। इसमें हम लोगों की टीम है जो, हम सिर्फ नो नॉनसेंस जो सिर्फ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम वही डिस्कस करते हैं। फालतू की न्यूज़ नहीं यहाँ डिस्कस होती जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अननेसेसरी लेक्चर्स को लंबा नहीं बनाया जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं, इस बार दे रहे हैं या नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, अगर नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं तो 2 जनवरी ऑनवर्ड्स लेक्चर्स को सुनिए। और अगर आप इस बार दे रहे हैं और टाइम कम है तो 2 जनवरी से नोट्स ज़रूर बनाइए। सिर्फ पॉज प्ले करके आप फॉरवर्ड करके 2-2 मिनट में एक ही लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहे हैं हम आपको। हमने बहुत एक्सपीरियंस, में 12-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जब से हम तैयारी कर रहे हैं। और हमने उससे पहले भी 10 साल का पेपर एनालाइज किया था। एंड वी नो, हमने ऐसे ही नहीं कि हर बार प्रीलिम्स क्रॉस किया विद 128 टू 130 मार्क्स हमारे एवरेज आते थे, सारे ही आते थे। मेंस में भी वी यूज टू गेट वेरी गुड स्कोर, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स। मेंस के सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं थे तो रह गए, इंटरव्यू भी गए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही। इसलिए आपको बता रहे हैं, जीएस के लिए श्योर हैं हम बहुत ज़्यादा। जल्दी से जीएस का भी लेके आएंगे प्रीलिम्स बूस्टर। बट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 2 जनवरी ऑनवर्ड्स लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। अगर नहीं टाइम मिलता तब भी पॉज प्ले करके सिर्फ लेक्चर के नोट्स बना लीजिए, ना सुनिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमें सुनने की, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग से हम कोई मतलब नहीं है, वो वैसे भी डोनेट होने वाली है, हमने पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है। बट सुनिए ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं तो सुनिएगा ज़रूर। अगर इस साल दे रहे हैं तो पॉज प्ले करके सिर्फ नोट्स बना लीजिए, 2-2 मिनट लगेंगे आपके, ज़्यादा नहीं लगेगा। बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए 3-3, 4-4 लेक्चर आप डेली सुन सकते हैं, सारे मत सुनिए। और डेली का जो चल रहा है, डेली का उसको अपडेट ये मत करिए कि डेली बाद में सुनूंगा, पहले बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ। डेली का जो चलता है उसको तो करते रहिए, साथ साथ 3-4 पीछे वाले करिए। डेली का ज़रूर सुनना है, डेली का नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।